नमस्कार। विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि विज्ञान में अवसरों की कमी नहीं है। किसी भी देश का समग्र विकास उस देश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर निर्भर करता है। हम सब ने अंतरिक्ष विज्ञान में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में, ब्लॉकचेन में, क्वांटम मैकेनिक्स में, सब में इंडिया की बढ़ती हुई प्रतिभा को देखा है और अवसरों को देखा है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो शायद बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसका अपना महत्व है और वह है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जहाँ एक ओर मेडिकल साइंस का आधार रहा है, वहीं वो बहुत सारे औषधीय गुणों के पौधों के कारण और साथ ही उसके जो अन्य प्रभाव है, जब भी हम बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को रोकना है, बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकना है, तो हम सबसे पहले पेड़ों की ओर जाते हैं, जो हम वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का विषय है। वनस्पति विज्ञान के महत्व क्या है, इसमें अवसर क्या है, और अगर कोई इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हो सकती है, इन सब बातों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका कौल। आप हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं। मोनिका जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। जब हम देखते हैं कि जो क्लाइमेट साइंस की बात होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, या औषधीय पौधों की बात होती है, अब तो आयुर्वेद एक बहुत बड़ा मेडिसिन का क्षेत्र हो गया है और सरकार भी इसे काफी प्रोत्साहित कर रही है, और कई सारे जो अनुसंधान हो रहे हैं वो जो एलोपैथी है और आयुर्वेदिक है उनके साथ मिलके हो रहे हैं। जब भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं, इन सारी चीजों की बात करते हैं, तो ये वनस्पति विज्ञान का क्षेत्र है। इसके बारे में हमारे सुनने वालों को और विस्तार से बताइए कि ये विज्ञान क्या है, किस तरह इसका महत्व है और किस तरह से इसके महत्व को और बढ़ाया जा सकता है। देखिए, वनस्पति विज्ञान जो कि आपने कहा, ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम पौधों के बारे में, पेड़ों के बारे में, पौधों का मतलब वो पौधे नहीं है कि जो आप देख पाते हैं, जो प्रत्यक्ष हैं। हमारे बहुत सारे पौधे और की जातियां, प्रजातियां पानी में है, समुद्रों में है। बहुत सारे ऐसे भी पौधे हैं जो आपको किसी और पौधे पे पनपते दिखते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे, चाहे वो कृषि वाले पौधे हो, चाहे वो ऐसी वनस्पतियां हो जिनको हम खाने में का उपयोग करते हैं, वो वनस्पतियां जिनका हम जो आपने बताया कि चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, इन सब के बारे में जो एक बड़ा वृक्ष है वो वनस्पति विज्ञान है। तो वनस्पति विज्ञान में हम अलग अलग पौधों के बारे में पढ़ते हैं, वो बढ़ते कैसे हैं, कि नए नए कोपलें कैसे खिलती हैं, उनका पूरा जो फिजियोलॉजी है, वो बेसिक पौधों की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस। वो हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक पोल्यूटेंट भी माना जाता है उसे अपने अंदर लेते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। वो सूर्य की रोशनी को केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप देखिए, हमेशा कहते हैं कि जो ऊर्जा है वही प्रकृति को चलाती है। वो ऊर्जा जो बाहर से आके हमारे जीव मंडल में आ रही है, उसको लाने का जो बेसिक काम है वो तो पौधे कर रहे हैं। उन पौधों की प्रजातियों को समझना, उनके क्या महत्व है अलग अलग क्षेत्रों में, खाने में, आपके घर बनाने में, टी कपड़ा और मकान, इसका तो बेसिस ही पौधे हैं। तो ये पौधे बढ़ते कैसे हैं, अगर इन पौधों पे कोई इन्फेक्शन होता है या कोई बीमारी इन पौधों पे लगती है, उसका निवारण कैसे किया जाए, इन पौधों की प्रजातियों को और अच्छा कैसे बनाया जाए, ये सारी चीजें वनस्पति विज्ञान में आती है। तो दर्शकों को ये समझना बहुत जरूरी है कि वनस्पति विज्ञान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसके सब ब्रांचेस है, चाहे जिसको हम प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं, प्लांट इकोलॉजी बोलते हैं, इकोनॉमिक बॉटनी बोलते हैं। शुरू में ही बताया कि जो आजकल काफी सारी जो चीजें हो रही है, जैसे प्रदूषण, जैसे क्लाइमेट चेंज या विपदाएं, उनका निवारण कहीं ना कहीं इन प्रजातियों में है। और विज्ञान के रिसर्च पे आधारित काफी सारे लोगों ने शोध किए हुए हैं। उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि ये जो वनस्पति विज्ञान का क्षेत्र है ये कितना वाइड है। तो इसमें क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप्स, मतलब जो पौधे जो हमारा वायु मंडल में परिवर्तन आ रहा है उनको संभाल भी सकते हैं। शायद बाकी जीवों में वो क्षमता नहीं है जो पौधों में है। तो ये साइंस से और सारे डिसिप्लिन, चाहे वो आपका फिजिक्स है, चाहे आपका केमिस्ट्री है, फॉरेंसिक्स है, वो बहुत लाभान्वित हो सकता है अगर बच्चे इस विषय को विस्तार से पढ़े। कि लोगों को ना वनस्पति विज्ञान ऐसा लगता है कि घास फूस का विज्ञान है, या बच्चों को ये लगता है कि शायद इसमें
हमें कुछ ज्यादा सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पुराने जमाने में बॉटनी बड़ा कन्वेंशनल सा सब्जेक्ट माना जाता था। अब नोमेनक्लेचर में भी लोग चेंज कर रहे हैं, बॉटनी की जगह प्लांट साइंस, क्योंकि ये प्लांट साइंस में सिर्फ उपयोग, हम शोध जो कर रहे हैं वो देश के और जो चैलेंजेस है उनको कैसे हम वनस्पति के विज्ञान के प्रिंसिपल से उनको टैकल करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें जैसे कि आपने कहा है कि किस तरह से वनस्पतियों का महत्व है, क्योंकि सारी वनस्पतियां, ये पौधे जो है यही प्राइमरी प्रोड्यूसर है। और आपने बताया कि किस तरह ये सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पादन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ये तो उनका बहुत बड़ा महत्व है। किस तरह से मौजूदा संदर्भ में बढ़ जाता है। और एक रिसेंट ट्रेंड्स इन बॉटनी की जो बात करते हैं, इसमें ऐसा कुछ क्या नया है या नया किया जा रहा है? आप देखिए, अगर एक पौधा मान लीजिए कि आपके हिमाचल के जंगल में है या कुमाऊं के जंगल में है या आप मणिपुर में है या शिलोंग में एक पौधा उग रहा है, उस पौधे के साथ साथ बहुत सारी और प्रजातियां जुड़ी हुई है। आप देखिए कि बरगद का पेड़, उस पे लगभग 400 और प्रजातियां डिपेंडेंट है। मतलब कीटाणु, कुछ जो पक्षी हैं वो अपना घर बनाते हैं, कुछ पक्षी वहां से खाना खाते हैं, कुछ कीटाणु दूसरे कीटाणु को खाते हैं जो उसी पेड़ पर पनपते हैं, और इनके जो तने हैं उनके ऊपर भी बहुत सारी प्रजातियां उगती हैं। उसके बाद रूट जो हमें दिखाई नहीं देता, उसमें तो कितने सारे बैक्टीरिया, माइकोराइजा, फंगस की स्पीशीज है जिनको हमने अभी तक पहचाना भी नहीं। तो एक पौधा अपने आप में और प्रजातियों का हैबिटेट है, घर है, घरौंदा है। तो संरक्षण के लिए अगर एक पौधा कटता है तो आप समझिए कि उसके साथ कितनी और प्रजातियां लुप्त हो रही है जो अभी विज्ञान ने पहचानी भी नहीं है। तो एक पौधे का संरक्षण मतलब आप पूरी और प्रजातियों और जीवों का संरक्षण कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको कि जो हमारे सेब के पेड़ है, वो मान लीजिए कि 15 मार्च के आसपास उनके कोपलें खिलने लगती है। उसी के आसपास एक और प्रजाति है आपकी बीज की, तो वो उसी समय होनी चाहिए, और क्योंकि वो एक दूसरे पर निर्भर है। जो बी है वो पौधे से अपना खाना लेती है और पौधे का उसका नेक्स्ट जनरेशन बनाने का काम करती है। लेकिन अगर पौधा पहले खिल गया, क्योंकि पौधे का खिलना टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करता है, अगर मौसम में चेंज आ रहा है, अगर तापमान में कोई बदलाव आ रहा है, उससे जो फ्लावरिंग टाइम, जो कोपलें खिलने का टाइम है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वो कॉम्प्रोमाइज हो गया तो जो मधुमक्खी है उसको खाना नहीं मिल रहा, तो दोनों की जो फाइन ट्यूनिंग है, जो आपस में जो तालमेल था, वो टूट जाता है। तो एक पौधे के साथ आपने कई सारी मधुमक्खियों की जातियों को खो दिया। और अगर मधुमक्खियां नहीं होगी तो आपके बाकी जो हमारा जो सब्जियों के पेड़ है, जो हम सब्जियों के पौधे लगाते हैं, वो सब पॉलिनेशन उनकी इन्हीं से होती है, बीज से, मधुमक्खियों से और पॉलिनेटर्स से। अगर हम पौधों की फिजियोलॉजी समझे, पौधे इंडिकेटर है आपके, कुछ चेंज है, और ये चेंज भविष्य में आपके पूरे इकोसिस्टम को चेंज कर सकते हैं। आपका इकोसिस्टम कमजोर हो सकता है, वो इतना रोबस्ट नहीं रहेगा अगर पौधा लुप्त हो गया तो वनस्पति विज्ञान के इस एस्पेक्ट को लोग बहुत नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत समय तक लोगों ने सोचा कि हर इंडिविजुअल जो है, हर जीव जो है वो अपने आप में अलग है। पर वनस्पति विज्ञान में इंटरेक्शन की बात करते हैं, आपसी तालमेल की बात करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं, एनर्जी ऑडिटिंग की बात करते हैं। तो ये सारे तो पौधे हमें अपने आप के प्रोसेस से समझाते हैं कि भाई एनर्जी का कैसे डिस्पेंसेशन होता है, एक से दूसरा, एक से तीसरा, तो कैसे उसको अपने रिसोर्सेज को, जो वो खाना पौधा बनाता है, एक तो हमें भी देता है, और अपने जो उसके अपनी बॉडी, अपना बायोमास, अपने कीटाणु का संरक्षण के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना, वो भी कर रहा है। तो आप देखिए पौधे कितने अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करते हैं। तो क्या ये जरूरी नहीं है एक इंजीनियर को समझना कि पौधा कैसे एनर्जी की ऑडिटिंग कर रहा है, या एक पौधा कैसे रिसोर्सेज जितने उसके पास है उनको डिवाइड करता है और सब बराबर जिए। तो बायोफिजिक्स है एक मॉडर्न डिसिप्लिन जिसमें फिजिक्स के लोग हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं, या जो आपके मशीन लर्निंग के लोग हैं, वो पौधों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो यंग जनरेशन है उनके पास ऐसे कुछ लोग हो, और हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें ऐसे लोगों की जो फिजियोलॉजी है, जो पौधों की बायोलॉजी है, उसे समझे। तो वनस्पति विज्ञान जैसा तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं है जहां वो समझ सकते हैं। बिल्कुल। और ये अभी जो अंतरिक्ष विज्ञान की बात करते हैं हम, जितनी उन्नत के अभी जो शुभांशु शुक्ला जी बिल्कुल, उसमें भी जो अनुसंधान का जो उन्होंने एक टारगेट रखा है वनस्पति के क्षेत्र का है, इसके बारे में बताइए। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोलॉजी एक बहुत बड़ा एक डिसिप्लिन है, और समहाउ
जो हमारा देश है इस समय जो सैटेलाइट एंड रॉकेट्स और इसमें बहुत अच्छा कर रहा है, तो अगर हमारे पास क्षमता है कि हम बायोलॉजी समझ पाए, कॉलोनाइजेशन की बात हो रही है कि हम मार्स को कॉलोनाइज करने की बात कर रहे हैं, हम चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हैं और हमने सक्सेस भी पाई है, तो इस चीज के लिए मुझे ये लगता है कि अभी सुधांशु जी की बात हो रही है तो उन्होंने मूंग उगाया वहां पे, तो पौधे कैसे जी रहे हैं अगर हम उस प्रोसेस को समझ पाए, तो जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कैसे ती है, कैसे उनका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, कैसे उनमें बैलेंस बना हुआ है, या अगर हमें वहां पे क्रिएट भी करनी है नई लाइफ या हम नई लाइफ ढूंढ भी रहे हैं, तो जहां पौधा होगा, क्योंकि एवोल्यूशन को भी देखिए तो पौधे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे यूनिसेल्यूलर फाइटोप्लैंक्टॉन्स, तो बेसिस ऑफ इकोसिस्टम है, जहां पे भी एक फाइटोप्लैंक्टॉन होगा, एक पौधा होगा, मतलब पौधा जरूरी नहीं है, एक एल्गी जिसमें क्लोरोफिल है, उन सबको हम अपना बेसिस ऑफ फूड चेन मानते हैं। और वनस्पति विज्ञान में हम एल्गी, ब्रायोफाइट, जो आपके फर्न्स हैं, जो मॉसेस हैं, इन सब का विज्ञान भी पढ़ाते हैं। तो ये सब समझना और ये सरवाइव कर पाते हैं उस एटमॉस्फेयर में, तो और लाइफ को समझने का साधन मिलेगा। देखिए प्लांट्स का जीनोम पता चला तो लोगों ने ह्यूमन जीनोम की अपेक्षा की, तो लोगों ने ह्यूमन जीनोम का प्रोजेक्ट चलाया। तो पौधे, क्योंकि उनके लिए कोई हमें ज्यादा रिसर्च में ज्यादा ये नहीं चाहिए होता इंफ्रास्ट्रक्चर, पौधे तो कहीं पे भी ग्रो करते हैं, उनके लिए ये भी नहीं है कि वो मर जाएंगे, क्योंकि उनमें अपनी क्षमता है कि वो अपने आप को फिर से पुनर्जीव कर देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है बहुत चीजों में। तो एज अ बायोलॉजिकल सिस्टम पौधों से अच्छा कुछ भी नहीं है जहां पे हमें रिसर्च करनी हो, क्योंकि सेल तो सेल है, तो प्लांट की सेल को डिसेक्ट करना, प्लांट की सेल को स्टडी करना, उस पर शोध करना, उसको समझना ज्यादा आसान है। चलिए, आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से प्लांट से एक एनर्जी एडिटिंग की बात हो सकती है, ऑडिटिंग की बात हो सकती है, आजकल ग्रीन एनर्जी की बात होती है, हरित ऊर्जा की बात होती है। लेकिन आप जैसी की होती है कि जीविका जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, बहुत सारी जो स्पीसीज है वो रहती हैं और खत्म हो जाती है। वैसे ही मानव के लिए भी आजकल सर्वाइवल के लिए अवसर की तलाश होती है, तो वे अध्ययन के लिए छात्र उसी विषय को चुनते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि यहाँ उनके लिए नौकरी के अधिक अवसर हैं, करियर के अधिक अवसर हैं और प्रोग्रेस ज्यादा है। चूंकि वनस्पति विज्ञान तो महत्वपूर्ण विज्ञान है, लेकिन एक आम छात्रों को, आम लोगों को ये बताने कैसे आप बताएंगे कि वनस्पति विज्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए, इसके क्या क्या महत्व है, किन किन क्षेत्रों में है। मैं हंसराज कॉलेज में पढ़ाती हूँ। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो 12वीं के बाद आते हैं। 12वीं में उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा होना चाहिए, ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब ये हमारे पास आते हैं, इनके आंखों में बहुत सपने होते हैं और रोजी का भी ये होता है। तो मैं आपको कुछ दूंगी कि कहाँ कहाँ हमारे बच्चे हैं। ग्रेजुएशन प्लांट साइंसेज में करने के बाद वो IFS तैनात हो सकते हैं, कुछ बच्चे एग्रीकल्चर में चले जाते हैं, काफी सारे बच्चे रिसर्च में जाते हैं, काफी सारे बच्चे साइंस पॉलिसीज में जाते हैं। साइंटिस्ट हैं हमारे काफी सारे बच्चे आईसर्स में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में, क्योंकि वनस्पति विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, अलग अलग जगहों में मास्टर्स करते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट की पोस्ट पे चले जाते हैं, PhD करते हैं। कुछ हम जैसे किसी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में कार्यरत होते हैं। साइंस पॉलिसी एक बहुत बड़ा एरिया है। आपका साइंस कम्युनिकेशन, देखिए जब भी विज्ञान की बात होती है, ज़्यादातर अखबारों में लिखने वाले लोग या ज़्यादातर TV चैनल्स में लिखने वाले लोग विज्ञान से नहीं होते, वो अच्छा भाषा पे उनका बड़ा अच्छा कमांड होता है। तो एक साइंस का व्यक्ति, एक बॉटनी पढ़ा हुआ व्यक्ति, ये बहुत अच्छे से समझा सकता है कि हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्यों चाहिए। एक व्यक्ति ये अच्छे से समझा सकता है कि पौधे क्यों ज़रूरी है, उनका संरक्षण क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में लिखना हो। फार्म लाज की बात हुई तो क्यों कुछ फार्म लाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी की कमी पड़ रही है, क्रॉप रोटेशन चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। तो आपका बहुत सारा करियर ऑप्शंस आपके इधर भी हैं कि आप विज्ञान संचार में आ सकते हैं। आप आयुष
आपने बात की थी, मिनिस्ट्री है हमारी सरकार की, और हमारा सरकार तो बहुत इस पे जोर दे रहा है कि आयुर्वेदिक, हर औषधि में कुछ एक गुण है, कुछ एक ऐसा मेटाबोलाइट, एक केमिकल जो किसी ना किसी चीज में काम आ सकता है। और अब तो हमारे पास टेक्निक्स हैं, अच्छे मेथड्स हैं कि हम अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको स्टडी कर पाएं, उन पे रिसर्च कर पाएं, उनको ट्रायल में ले आएं। फॉरेंसिक बॉटनी करके एक डिसिप्लिन है जहाँ देखिए एक पॉलन या एक जो रेशा होता है पत्ते पे, वो चिपक गया था एक आदमी के जिसने मर्डर किया था। ट्राइकोम बोलते हैं हम उसको साइंटिफिक टर्म में, बाल जैसा जो पत्तों के ऊपर हमें दिखते हैं या तने के ऊपर दिखते हैं, ये किस पौधे का है, कहाँ पे मर्डर हुआ है, इस सब की जानकारी को बाहर लाने के लिए एक वकील के साथ एक बॉटनिस्ट था। तो आप बताइए, फॉरेंसिक बॉटनी एक नया है जिसके बारे में अभी लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। लोग बात कर रहे हैं मिशन लाइफ, जो हम कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट तो यही कहता है कि जो आपको पौधे, उन्हीं का आप खाना लीजिए, उन्हीं से आप अपना फैब्रिक, जो आप कपड़ा पहनते हैं, कपास, जूट, लिनन, वो उन्हीं से बनाइए, वैरायटियों को डेवलप करिए जिनसे आपको अच्छा ये मिले। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, बच्चों को बिल्कुल निराश नहीं होना है। दिल्ली विश्वविद्यालय है, BHU है, हमारा NBRI है लखनऊ में, NIPGR है, आइसस है, आपके हर स्टेट की यूनिवर्सिटी में वनस्पति विज्ञान पढ़ाया जाता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मणिपुर, मिजोरम तक, तो हर जगह इसके कोर्सेज होते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का अपना अलग महत्व है। प्रोफेसर मोनिका कौल जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई, सुनने वालों को वनस्पति विज्ञान के लिए इसमें कितने अवसर हो सकते हैं, क्या महत्व है, इसमें विभिन्न तरह के शाखाएं क्या है अध्ययन के लिए, और खास करके किस तरह से ये जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कृषि में या औषधि में किस तरह से ये फायदेमंद है इसके अपने, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी सुधी श्रोताओं के समक्ष मैं नवेंदु कश्यप उपस्थित हूँ विज्ञान समाचार के साथ। प्रयोगशाला में बनाए गए छोटे हृदय, फेफड़े और यकृत अब अपनी रक्तवाहिकाएं स्वयं विकसित कर सकते हैं। इन परिष्कृत मॉडलों का उपयोग मानव विकास अध्ययन व दवा परीक्षण हेतु किया जाएगा। शोधकर्ता प्रयोगशाला में और भी परिष्कृत छोटे अंग बना रहे हैं और अब वे अपनी रक्तवाहिकाएं भी विकसित कर सकते हैं। हृदय, यकृत, फेफड़े और आंत जैसी दिखने वाली ये संरचनाएं मानव विकास के अब तक के सबसे जटिल मॉडलों में से कुछ हैं और इनमें ऐसी कोशिकाएं और संरचनाएं हैं जो इन मॉडलों में पहले कभी नहीं देखी गई। टूर डी फोर्स प्रयोग क्वांटम टनलिंग की क्रियाशीलता की जांच करता है। किसी अवरोध के अंदर फोटोनों की जांच करना क्वांटम भौतिकी की दीर्घकालिक व्याख्या को भी चुनौती देता है। एक स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन चित्र बनाने हेतु क्वांटम टनलिंग पर निर्भर करता है। क्वांटम सुरंग, जब कोई कण किसी अवरोध को पार कर जाता है जिसे शास्त्रीय भौतिकी निषिद्ध करती है, तब अधिक तेजी से घटित होता है जब वस्तुओं में कम ऊर्जा होती है। ऐसा उन भौतिकविदों ने पाया है जिन्होंने इस प्रक्रिया के दौरान फोटोनों की जांच करने का तरीका विकसित किया है। अकेला अंतरिक्ष यान तारों का भ्रमण कर सकता है। नासा का न्यू होराइजन्स यान, जो 2015 में प्लूटो के पास से गुजरा था, यह दर्शाता है कि वह अपने ऑनबोर्ड कैमरे का उपयोग करके अंतरार्कीय अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है। नासा का यह यान सूर्य से इतनी दूर चला गया है कि उसकी दृष्टि में पृथ्वी से देखे गए आसपास के तारे अपनी स्थिति से काफी दूर चले गए हैं। शोधकर्ताओं ने अब दिखाया है कि यह यान इस प्रभाव का उपयोग अंतरार्कीय नेविगेशन के लिए कर सकता है, जैसे समुद्री जहाज प्रकाश स्तंभों का उपयोग दिशा ज्ञान हेतु करते हैं। संसार के सबसे छिद्रयुक्त स्पंज जटिल कार्बन ट्रैपिंग पाउडर बाजार में आ गए हैं। 3 दशक से भी पहले जब धातु कार्बनिक ढांचों का आविष्कार हुआ था, तब वे रसायन विज्ञान में अगली बड़ी खोज थे। अब ये दिलचस्प सामग्रियां कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने व हवा से पानी इकट्ठा करने के व्यावसायिक उपकरण बन रही हैं। इस साल मई में कनाडा के बर्नाबी में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने हेतु फिल्टर बनाने वाली $15 करोड़ की एक फैक्ट्री खुली है। दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ों के नाम पर रेडवुड नामक इस फैक्ट्री का लक्ष्य हर वर्ष 1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के लायक फिल्टर बनाना है। ऐसा इसके संचालक श्वेतेंते टेक्नोलॉजीज का कहना है, जो इस प्रोडक्शन लाइन को गीगा फैक्ट्री कहते हैं। प्राचीन डीएनए से पता चला कि खेती से मानव रोगों में वृद्धि हुई। कृषि की ओर संक्रमण के कारण पशुओं से मनुष्यों में अनेक नई बीमारियां आईं। प्राचीन डीएनए साक्ष्य दर्शाते हैं कृषि के आगमन से मनुष्यों में संक्रामक रोगों की संख्या में वृद्धि हुई एवं जानवरों से
से प्राप्त रोगाणु केवल 6500 वर्ष पूर्व ही दिखाई देने लगे थे। मानव दांतों से प्राप्त डीएनए यूरेशिया में हजारों वर्षों से मौजूद रोगों के इतिहास को दर्शाता है। यह दृष्टिकोण यह समझने का एक प्रभावशाली तरीका हो सकता है कि बीमारियों ने मानवता को कैसे आकार दिया है। घातक निपा वायरस के प्रति आशाजनक टीका संक्रमण का भी इलाज कर सकता है। पशुओं में इस दवा ने वायरस के प्रभाव को कम कर दिया, जिसका वर्तमान में कोई इलाज नहीं है। घातक निपा वायरस के 2 हिस्सों पर लक्षित एक दवा हैमस्टर्स में संक्रमण से बचाती है, और एक बार जब कोई जानवर संक्रमित हो जाता है तो यह दवा उसे उपचार के प्रति प्रतिरोधी बनने से भी रोक सकती है। निपा वायरस हेतु कोई स्वीकृत टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। बांग्लादेश, भारत और मलेशिया में इसके मामले सामने आए हैं। आनुवांशिक उत्परिवर्तन डिम्ब ग्रंथि के कैंसर हेतु इम्यूनोथेरेपी के बाद जीवित रहने की भविष्यवाणी करता है। दुर्लभ प्रकार के डिम्ब ग्रंथि कैंसर से पीड़ित महिलाओं में प्रतिरक्षा जांच बिंदु अवरोधन के बाद जीवित रहने की संभावना अधिक होती है यदि उनके ट्यूमर कोशिकाओं में जीन PPP2R1A में उत्परिवर्तन होता है। कैंसर के इलाज की एक प्रभावी रणनीति प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करना है। उदाहरण हेतु प्रतिरक्षा जांच बिंदु अवरोधन में उन संकेतों को अवरुद्ध करना शामिल है जो टी कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं पर हमला करने से रोकते हैं, जिससे यह प्रतिरक्षा कोशिकाएं ट्यूमर को साफ करने में सक्षम हो जाती हैं। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की विदाई। अनडॉकिंग से पहले बोले, भारत सारे जहां से अच्छा। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ISS पर ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने के बाद अंतरिक्ष से विदाई लेंगे। बता दें कि शुभांशु शुक्ला ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX के ड्रैगन यान के जरिए शुभांशु व उनके साथी AX4 मिशन पर रवाना हुए थे। 17 दिन की इस यात्रा के दौरान इस दल ने 60 से भी अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनमें माइक्रो एल्गी रिसर्च आदि शामिल हैं। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए उत्साह और नए विचारों के साथ। कमल किशोर को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।